Hello students, welcome back. So here we are now going to talk about another chapter of biology of ninth class. And as we have completed tissue, now that we are going to discuss, that is the chapter diversity in living organism. Diversity means that variations. ठीक है, तो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप सिंपली अगर देखें तो आप इसे कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी। चलिए हम डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल में बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू कैन सी, biodiversity is written over there. Biodiversity means to say the various forms of that organism. It could be plant, animal, or that microorganism. So many kind of organism are present over there, है ना। तो ये जो varieties present होती है of these organism, चाहे वो plant हो, animal हो, microorganisms हो, तो ये जो variations हैं, ये varieties हैं, all together known as बायोडाइवर्सिटी। बायो के लिए हम ये कह सकते हैं, हम बायो ऑर्गेनिज्म लाइफ के लिए यूज़ कर रहे हैं, बायो लाइफ के लिए यूज़ कर रहे हैं। और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वेरिएशंस। जो आपने अभी हेडिंग देखी, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वही तो डेफिनेशन बन रही है बायोडाइवर्सिटी। सो व्हाट वी कैन से, variations among और डाइवर्सिटी, सीधे हम लिख लेते हैं एक बार, डाइवर्सिटी इन living organism is considered as biodiversity। और यू कैन से दैट वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ, मतलब जो लाइफ की वेरियस फॉर्म्स हैं जो प्रेजेंट है हमारे आसपास, उसे हम क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी, वेरिएशंस, विभिन्नताएं जो पाई जाती। अब आप सभी को पता है, आप अगर देखने बैठोगे अपने आसपास के एरियाज़ में, तो आपको ये समझ में आएगा कि इन ऑर्गेनिज्म के बीच में बहुत सारा वेरिएशन है। वेरिएशन से कहने का मतलब ये है कि वो एक दूसरे से प्रॉपर्टी में बहुत अलग अलग होते हैं, उनमें जो कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हम कुछ अगर बातें करें, देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि स्मॉलेस्ट माइक्रोमीटर साइज के होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ये माइक्रोमीटर साइज के होते हैं, स्मॉलेस्ट साइज के होते हैं। सम बैक्टीरियाज, वायरसेस आर ओवर देयर विच आर नॉट विजिबल विथ आवर आइज, जो हमारी आंखों से दिखाई भी नहीं देते, मतलब स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर भी होती है। साथ में आप जैसे ब्लू व्हेल वगैरह देखें अगर आप, तो ये 30 मीटर तक बड़े हो सकते हैं, है ना। प्लांट्स में आप ट्रीज को देखिए, साल, बेनियन ट्रीज हैं, वो बड़े ट्रीज हैं, ठीक है। तो साइज कहने का मतलब है बड़ी हो सकती है। आपने शुतुरमुर्ग जो ऑस्ट्रिच का एग है उसके बारे में देखा, लार्जेस्ट एग होता है, तो स्मॉलेस्ट भी हैं, लार्जेस्ट भी हैं, दैट इज़ द वेराइटी। अलॉन्ग विद दैट अगर हम उसके लाइफ स्पेन के बारे में बात करते हैं, कुछ जीवों के लाइफ स्पेन के बारे में बात करते हैं, तो सम इंसेक्ट्स आर ओवर देयर, जैसे मच्छर वगैरह हैं, और फ्यू डेज, कुछ दिन के या कुछ घंटों के लिए जीते हैं, है ना। Some insects are over there which have a very short life span, जिनमें आप कह सकते हैं कि बहुत कम लाइफ स्पेन प्रेजेंट होता है, जीवन का समय उनका बहुत कम होता है। वहीं पर हम ऐसे ट्रीज देखते हैं, ह्यूमन बींग्स ही देखिए, जैसे सालों तक जीते हैं, एवरेज आप देखिए 80-90 तक जाता है, 100 ईयर्स भी
ह्यूमन बींग्स की है, और आप इंसेक्ट्स की देखते हैं फ्यू ईयर्स। ऐसे ही कुछ ट्रीज़ हैं जो हज़ारों सालों तक 2000 ईयर तक भी वो पेड़ आप कह सकते हैं सरवाइव कर सकते हैं। तो ये आप जो वैरायटीज़ देखते हैं, ये वैरायटीज़ आप जो देखते हैं वो वैरायटीज़ किस वजह से है? वो है ड्यू टू दैट चेंज इन क्लाइमेट्स। जहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा प्रेजेंट है एज इंडिया, अगर आप इंडिया को देखें तो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो है वो काफ़ी मात्रा में आप कह सकते हैं एक्सपेंडेड है, और वो रीज़न है उसके पीछे कि यहाँ का जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं, वेदर कंडीशंस हैं, वो सूटेबल है फॉर दैट मेनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसीलिए बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट है। तो बायोडाइवर्सिटी से मतलब आप समझ रहे होंगे दैट वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑर्गेनिज्म। अब उसमें आप साइज़ के हिसाब से देखें या फिर आप उनके हैबिटेट के हिसाब से भी देख सकते हैं। दे आर प्रेजेंट इन वाटर, पानी में पाए जाते हैं, सम आर इन लैंड, सम फ्लाई, कुछ उड़ते हैं, तो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ उनमें प्रेजेंट है। अब आपसे ये कहा जाए कि इन सभी ऑर्गेनिज्म को आप इंडिविजुअली याद रखिए उनके कैरेक्टर को, इज इट पॉसिबल? अराउंड ये जो आप ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, ठीक है, लाखों ऑर्गेनिज्म हैं, क्या एक एक ऑर्गेनिज्म को पॉसिबल है कि हम एक एक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर के बारे में याद रख पाए? नहीं रख पाएंगे ना। तो बायोडाइवर्सिटी ये जो हमारे आसपास प्रेजेंट है, वेरियस लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट है, उनको आप कह सकते हैं हमें क्लासीफाई करना पड़ता है। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है हम डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन हमें उन्हें क्लासीफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो उनकी स्टडी जो आप ये वेरियस फॉर्म्स देखते हैं लाइफ की, वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और यू कैन से दैट स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, वो टैक्सोनॉमी की कैटेगरी में आता है। ये स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी एंड काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इवोल्यूशन। मैं यहाँ पर टैक्सोनॉमी बता रहा हूँ आपको। टैक्सोनॉमी साइंस की वो ब्रांच है जो स्टडी क्या करती है? ये स्टडी करती है डाइवर्सिटी एंड काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study diversity and kind of organism, यानी हम डाइवर्सिटी जो वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसके बारे में, और ये काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये जो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, और अलॉन्ग विद दैट द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन देम। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो टैक्सोनॉमी जो कि एक साइंस की ब्रांच है, उसमें हम बायोडाइवर्सिटी यानी वेरियस फॉर्म्स जो लाइफ की प्रेजेंट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। साथ में यहाँ पे एक आपको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दिखाई दे रहा होगा। इवोल्यूशन से मतलब आप समझिए, इवोल्यूशन से आप ये कह सकते हैं जो ये ऑर्गेनिज्म है, चाहे ह्यूमन बींग्स को ही ले लीजिए या दूसरे ऑर्गेनिज्म को ले लीजिए, उनका जो स्लोली डेवलपमेंट हुआ है, जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ है, मीन्स टू से वो सिंपलेस्ट फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हुए हैं। आप हमारे ह्यूमन बींग्स के एग्जाम्पल को ही हम लेते हैं, तो हम अगर हम अपने एंसेस्टर को, पीछे पूर्वजों को देखते जाते हैं, तो आप सभी को पता है कि उसमें वेरियस आप कह सकते हैं चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे।
ठीक है, वेरियस चेंजेस आर ओवर देयर, यानी ग्रेजुअल चेंज हुआ ह्यूमन बींग्स में और आज का ये प्रेजेंट फॉर्म हमारे सामने प्रेजेंट है। और इवोल्यूशन एक वर्ड में मैं आपको और समझा सकता हूँ। मान लीजिए आप मोबाइल फ़ोन देखते हैं, मोबाइल फ़ोन हमारे आज के समय में हम जो देखते हैं, फ़ोन्स जो हम देखते हैं वो स्मार्टफोन्स कहलाते हैं, लेकिन क्या ये शुरू से ऐसे ही थे क्या? इनमें धीरे धीरे डेवलपमेंट हुए, चेंजेस हुए और आज इस कैटेगरी में ये पहुँचे हैं। आप स्टार्टिंग से देखें तो पहले वो ब्लैक एंड वाइट एंटीना वाले फ़ोन आते थे, डिब्बे जैसे आते थे, है ना, और उसके बाद धीरे धीरे उनमें चेंजेस हुए, कलर उनमें आने लगा, कलर फ़ोन आने लगे, एंटीना था कलर वाले आने लगे, स्टिल उनमें कैमरा नहीं था, फिर वो डेवलपमेंट हुआ, फिर उनमें कैमरा आने लग गया, फिर और थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, दूसरे म्यूज़िक प्लेयर है या वीडियो प्लेयर हैं, दूसरी चीज़ें आने लगी, और आज के समय में आप देख रहे हो स्मार्टफोन, कितने चेंजेस आ चुके हैं। मेरे कहने का मतलब इतना सा है कि ये एक जो इवोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये है सिंपलेस्ट फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। नेचर भी कुछ इसी तरह से डेवलपमेंट करती है ना, नेचर भी कुछ इसी तरह से डेवलपमेंट करती है, स्लोली ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं और वो बेटर फॉर्म में कन्वर्ट होता जाता है। तो ऐसा इवोल्यूशन जो है वो रुका नहीं है, धीरे धीरे उनमें चेंजेस आ रहे हैं, और ड्यू टू दिस चेंजेस, इन्हीं चेंजेस की वजह से एनिमल्स में वैराइटीज़, वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फॉर्म हुई है। हमारे आसपास के इलाके में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें अभी भी हम उनका नाम नहीं जानते हैं, आप लोग तो उनको पहचानते भी नहीं, है ना। नॉर्मल कॉमन जो हैं आपके आसपास रहते हैं उनको पता है, लेकिन मेनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर ओवर देयर, आपको नाम भी नहीं पता, उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे पता होंगी। फॉर दैट द क्लासिफिकेशन इज बीइंग डन, इसी वजह से क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो हम यहाँ पर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे कि किस बेस पर क्लासिफिकेशन किया गया। देखिए पहले आप जैसे एरिस्टोटल को देखिए, सबसे पहले आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन के स्टार्ट के पहले मैं आपको क्लासिफिकेशन बता दूं क्या होता है, उसके बाद हम इस पॉइंट पे आएंगे। एक बार हम फिर से पिछले बेस पे चलते हैं और क्लासिफिकेशन को समझ लेते हैं होता क्या है। क्लासिफिकेशन, एक्चुअल में क्लासिफिकेशन को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, क्या होता है क्लासिफिकेशन? द ग्रुपिंग एंड शॉर्टिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म on the basis of similarities and dissimilarities बिटवीन दैम। यानी क्लासिफिकेशन हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो क्लासिफिकेशन होता क्या है तो उसको समझिए। क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि उन ऑर्गेनिज्म में समानताओं यानी सेम प्रॉपर्टीज़ और डिससिमिलरिटीज़ मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के आधार पर उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, उनकी शॉर्टिंग की जाती है, उनको छांटा जाता है और उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखा जाता है। जिनके सेम कैरेक्टर्स हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाता है। सो दिस इज़ नॉन एज क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांटना, अलग अलग वर्ग में बांटना। क्यों ये ऐसा क्यों किया जाता है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द क्लासिफिकेशन? तो देखिए क्लासिफिकेशन जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इट इज़ नॉट ईजियर टू स्टडी अबाउट ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअली।
मतलब आप अलग अलग हर एक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को याद नहीं रख सकते, एज दे आर इन मेनी इन नंबर, बहुत ज़्यादा संख्या में ये है, इनके नंबर को याद कर पाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई क्लासिफिकेशन इज डन, इसी वजह से क्लासिफिकेशन जो है वो किया गया है। तो क्लासिफिकेशन, व्हाई इट इज़ द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाई इट इज़ द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, देन व्हाट वी कैन से, it help us to study various kind of organism in easiest manner। मतलब बहुत आसान तरीके से आप ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में छांट करके उनकी स्टडी कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। वी कैन गेट द नॉलेज अबाउट दैट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, देखिए स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया एरिस्टोटल, ठीक है, इन्होंने क्या किया, जैसे क्लासिफिकेशन की शुरुआत जब हुई तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑर्गेनिज्म को दो बेसिस पर बांट दिया, एज टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक। और ये किया किसने, एरिस्टोटल। तो इनके हिसाब से ये जो इन्होंने किया, इनके हिसाब से मतलब उन्होंने दो भागों में बांटा, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। अब देखिए टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, ज़मीन पर रहने वाले, पानी में रहने वाले, क्या सभी सेम होते हैं? अगर हम पानी की तरफ देखें तो उसमें फ्रॉग है, फिश है, क्रोकोडाइल है, स्टारफिश हैं, वेल्स हैं, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सभी की सभी जो हैं वो एक दूसरे से पूरी तरह से डिफरेंट है ना। तो इस थ्योरी को ज़्यादा बेस नहीं मिला क्योंकि ये क्लासिफिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया था। तो क्लासिफिकेशन जो कि हम 5 किंगडम वाला क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, जो अभी तक हमारे आप कह सकते हैं रनिंग में है, हम उसी के हिसाब से ऑर्गेनिज्म को याद रखते हैं, उनके कैटेगरीज को याद रखते हैं। तो वो डिस्कस करें उससे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि किस बेस पर एक्चुअली वो क्लासिफिकेशन जो है वो किया गया। देखिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसके बेस पर ये क्लासिफिकेशन जो है वो किया गया। फर्स्ट बेस की अगर बात करें, दैट एज प्रोकैरियोटिक, कुछ बातों को ध्यान में रख करके जो क्लासिफिकेशन किया गया, और यूकैरियोटिक। देखिए आप सभी को पता है ऑर्गेनिज्म जो हमने दो बेस पर बांटे हैं, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक सेल्स, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर बात करें तो ये ऐसी सेल्स होती हैं इन विच दैट न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड। न्यूक्लियस जो है वेल डेवलप्ड नहीं होता है, कहने का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें नहीं होती है ना। और साथ में कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, जो कि सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं, वो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं ना। तो यहाँ पर हम जो ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, यूकैरियोट्स वेल डेवलप्ड सेल होती है और प्रोकैरियोट्स वेल डेवलप्ड सेल नहीं होती हैं। तो इस बेस को ध्यान में रखते हुए पहले तो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया कि वो यूकैरियोट्स की कैटेगरी में आएगा या फिर प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में आएगा, और इवोल्यूशन को ध्यान में रखना है, ठीक है। उसी बेस पर हम चलेंगे, क्योंकि इवोल्यूशन को आप ध्यान रखेंगे यानी स्टार्टिंग में सिंपलेस्ट फॉर्म से मतलब प्रो
मतलब वेल डेवलप्ड उसमें स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और जो अदर ऑर्गेनल्स है वो नहीं है। लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, चेंजेस हुए, वही सेल फिर किस में कन्वर्ट हो गई, यूकेरियोट्स में कन्वर्ट हो गई। यानी कि उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी है और अदर सेल स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो बेसिस है ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का कि वो प्रोकैरियोटिक की कैटेगरी में आता है या फिर यूकेरियोटिक की कैटेगरी में आता है, वो डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद सेकंड बेसिस की अगर बात करें, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। इसको भी आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है। यानी ये जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो बेसिस पे कर रहे हैं ना, एक कुछ कैरेक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनको आप ध्यान में रख कर के क्लासिफिकेशन करेंगे, आप उन चीज़ों को समझेंगे। अब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, विच इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स। द ऑर्गेनिज्म विच कंटेन ओनली सिंगल सेल is known as unicellular, और multicellular as you know very well which contain more than that one cell, है ना, many cells का बना हुआ है। तो वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, उस बेस पर उसको कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो पहला तो हो गया प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक, दूसरा यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। उसके बाद तीसरे की बात करते हैं, उनके न्यूट्रिशन के बारे में। हाउ दे टेक देयर न्यूट्रिशन, इट मीन्स टू से ऑटोट्रॉफ और दे आर हेटेरोट्रॉफ। As you know that plant can be classified on the basis of their nutrition in two groups, autotrophs and heterotrophs. Autotrophs हम किन्हें कहते हैं, the organism which can prepare their own food, वो organism जो अपना food खुद बना सकते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, हम उनको autotrophs कह देते हैं, है ना। और the organism which are not able to prepare their own food by the process of photosynthesis, they are known as हेटेरोट्रॉफ्स। यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से जो फूड अपना बना लेते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, और जो नहीं बना पाते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं, है ना। तो ऑर्गेनिज्म को उनके न्यूट्रिशन के बेस पर ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एज यू नो कि जो ऑटोट्रॉफ्स हैं जनरली आपको पता है ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स जनरली एनिमल्स होते हैं, है ना। बट इन सम कंडीशंस ग्रीन प्लांट्स जो है कुछ ऐसे भी होते हैं जो हेटेरोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आते हैं, पैरासाइट्स हैं प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये देखा। चलिए बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में, जो ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, कहने का मतलब वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बॉडी का वो सेलुलर लेवल का है। यहाँ पर मैं जैसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लिख देता हूँ। देखिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से कहने का मतलब समझिए कि उनकी बॉडी का लेवल जो है वो कैसा है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि सिर्फ सिंगल सेल प्रेजेंट है उस ऑर्गेनिज्म में तो सेलुलर लेवल का हो जाएगा, और वही सेल्स ग्रुपिंग करके कुछ टिश्यू बना रही हैं, ऑर्गन नहीं है उनमें, ठीक है, ग्रुपिंग करके टिश्यू बना रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म में, तो उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे, टिश्यू लेवल का है। और वैसे ही वो टिश्यू कंबाइन करके ऑर्गन बना रहे हैं, है ना, ऑर्गन सिस्टम नहीं प्रेजेंट है बट ऑर्गन बना रहे हैं, तो वो क्या हो गया, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन।
और ऐसे ही ऑर्गन सिस्टम जो हमारे ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हो जाता है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से आप समझ रहे होंगे नो डाउट जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हैं उनमें सेलुलर लेवल का ही होगा, क्योंकि यूनिसेलुलर में सिंगल सेल है तो टिश्यू कहाँ से प्रेजेंट होगा। टिश्यू के लिए तो आपको पता है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स होता है, एक से ज़्यादा सेल्स आपस में कंबाइन करती हैं तब हम उसको क्या कह देते हैं, तब हम उसको टिश्यू कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आप इसको ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं दैट सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह से टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, along with that organ level of body organization, organ system level of body organization। ठीक है, तो आपको क्या देखने के लिए मिला, आपने जो ये कैरेक्टर्स देखे, ठीक है, ये कैरेक्टर्स आप जो देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक और ये कहने का मतलब ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ्स, और बाकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वो सेलुलर लेवल का है या फिर किस लेवल का है। ठीक है, तो इस तरह से इन बातों को ध्यान में रख कर के क्लासिफिकेशन हम समझेंगे। देखिए वैसे तो और भी पॉइंट्स होते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, सेक्सुअल है, ये सेक्सुअल है, उस पर भी डिस्कशन होता है, रेस्पिरेशन किस तरह का है, बट अप टू योर लेवल हम इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्लासिफिकेशन जो है वो किया जाता है। ठीक है, अब आप अगले पॉइंट पे हम चलते हैं, हायरार्की ऑफ दैट क्लासिफिकेशन। देखिए जब एनिमल्स को ग्रुपिंग की जाती है, जैसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ टॉयज़। आप मान लीजिए टॉय शॉप आपके पास है और उसमें सारे के सारे टॉयज़ जो हैं मिक्स हो गए सारे के सारे। अब आपको क्लासीफाई करना है, उनको अलग अलग करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको डिफरेंट कैटेगरीज बनानी पड़ेगी ना। कहने का मतलब है मान लीजिए आप उन टॉयज़ में से जो वेरियस काइंड ऑफ बॉल्स हैं उनको अलग कर रहे हैं, तो पहले तो आप सारी बॉल एक साइड में करोगे तो वो सारी की सारी बॉल एक कैटेगरी में आएंगे। अब वो चाहे फुटबॉल हो, बेसबॉल हो, टेनिस बॉल हो, या आप दूसरी जो हम जनरली अलग अलग जो बॉल्स देखते हैं टेबल टेनिस में छोटी वाली बॉल होती है ना, तो सभी की सभी बॉल्स पहले आप अलग करोगे। ठीक, अब उन बॉल्स में भी जो आपने अलग की हैं वो एक कैटेगरी में आ गई, मतलब एक ग्रुप उनका बन गया बॉल्स, लेकिन आप उनको अलग अलग करोगे ना, एज स्मॉलर बॉल्स और ये बिगर बॉल्स, पहले आप उनको सेपरेट। फिर मान लीजिए कि क्रिकेट बॉल है तो उसके लिए क्रिकेट बॉल के अलग कैटेगरी आप बनाओगे, क्रिकेट बॉल अलग आप रखोगे, और टेनिस जो बॉल है वो अलग आप रखोगे, फुटबॉल्स अलग रखोगे, बेसबॉल आप अलग रखोगे। तो ये जो आप कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट सम कैरेक्टर्स, उनमें एक कैरेक्टर कॉमन था, क्या था कि वो सभी की सभी बॉल हैं, तो आपने एक साथ उन्हें छाटा, फिर आपने उनके यूज़ के हिसाब से, उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। वैसे ही कुछ एनिमल्स इन बातों का ध्यान रखते हुए हम उन्हें अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है, देखिए यहाँ पर ये हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन जो आप देख रहे हैं, इसमें देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसे आपको ये कुछ टर्म्स लिखे हुए दिख रहे हैं। अब ये टर्म्स क्या है, उन चीज़ को समझना पड़ेगा। हम जब क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को, तो देखिए आपको वेरियस ऑर्गेनिज्म जो ग्रुप आप बनाते हैं उसमें सबसे पहले हम जो क्लासिफिकेशन यानी स्मॉलेस्ट ग्रुपिंग जो आप शुरुआत करते हैं,
आप ये स्मॉलेस्ट यूनिट इसकी मान सकते हैं स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज। स्पीसीज क्या होती हैं, ध्यान से सुनिएगा। स्पीसीज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मैं आपको ये सभी जो कैरेक्टर्स हैं उनको बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिए। पहले हम स्पीसीज से शुरुआत करते हैं। द ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का सिमिलर काइंड के ऑर्गेनिज्म का वो ग्रुप विच कैन इंटरब्रीड टुगेदर, मतलब वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, है ना। ऐसे ऑर्गेनिज्म स्पीसीज की कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं स्पीसीज को सबसे नीचे शो किया गया है, मतलब स्मॉलेस्ट आप कह सकते हैं शुरुआत क्लासिफिकेशन के लिए। ये जो हायरार्की आप देख रहे हैं, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें सबसे छोटा आप जो ग्रुप देखते हैं वो स्पीसीज है। और इसका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो आप बताएंगे वो आप ये बोलेंगे कि दे हैव टू कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस टुगेदर, मतलब ये आपस में रिप्रोडक्शन प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रुप ऑफ स्पीसीज, ठीक है, हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ग्रुप ऑफ स्पीसीज विच हैव सिमिलर कैरेक्टर्स, फिर स्पीसीज का वो ग्रुप जिनमें सिमिलर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं वो कहलाएगी क्या, जीनस। जीनस से आगे आप जाओगे तो ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ दैट ग्रुप्स, ये जीनस, ठीक है, यानी सिमिलर टाइप ऑफ कैरेक्टर्स जिन जीनस में प्रेजेंट हैं, कुछ कैरेक्टर्स जो कॉमन कैरेक्टर्स होंगे वो क्या कहलाएगी, फैमिली। फिर सिमिलर ग्रुप ऑफ फैमिलीज, ऑर्डर। ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, क्लास। ग्रुप ऑफ क्लास विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, फाइलम। और फाइलम, दैट ग्रुप ऑफ फाइलम विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज इज नोन एज किंगडम। तो आप कह सकते हैं किंगडम क्या है, किंगडम इज दैट लार्जेस्ट ग्रुप और ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो ग्रुप्स आपने बनाए हैं, किंगडम सबसे लार्जेस्ट है, स्पीसीज सबसे स्मॉलेस्ट है। यानी ये आप स्पीसीज से शुरुआत करते हैं, पहले आप उन ऑर्गेनिज्म को डिसाइड करते हैं, ग्रुप बनाते हैं जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर जो जीनस बनता है उनमें मतलब ये आप ये समझ लीजिए कि स्पीसीज और जीनस में आपस में रिप्रोडक्शन नहीं होता, बस उनमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो सेम होते हैं। जैसे मान लीजिए, आप एक एग्जांपल देता हूँ आपको छोटा सा, हम आगे और भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आप इसको देखिए, हॉर्सेस हैं और एस, गधे, घोड़े और गधे देखने में सेम लगते हैं ना, उनमें कुछ कैरेक्टर्स आपको सिमिलर दिखाई देते हैं, पर वो डिफरेंट होते हैं, है ना। तो उनको सेम स्पीसीज आप नहीं कह सकते। आप और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म को अपने आसपास से देख सकते हैं जिनमें आप ये देखेंगे कि उनमें कैरेक्टर्स जो है, कुछ कैरेक्टर्स मिलते हैं बट वो आपस में रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो अगर रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं तो आप उसको क्या नहीं कह सकते, स्पीसीज नहीं कह सकते, ठीक है। तो स्पीसीज, ग्रुप ऑफ स्पीसीज जिनमें सिमिलर कैरेक्टर हो, द ग्रुप ऑफ स्पीसीज विच हैव सिमिलर कैरेक्टर्स आर नोन एज जीनस। फिर the group of genus which have similar characters are known as family. The group of family which have similar characters, some similar characters are known as order, and the group of that orders they form class, and the group of class they form phylum, phylum forms kingdom, और kingdom जो है largest होता है। इसी में एग्जाम्पल को मैं आपको जैसे एक बार ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल देकर के आपको समझाता हूँ, जरा गौर कीजिएगा, इसको समझते हैं, फिर मैं आपको आगे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्पीसीज सबसे ऊपर जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको लिखा गया है। आप इस चीज़ को समझिए। आप सबसे पहले जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, इसमें होमो सैपियंस, ठीक है, ह्यूमन बींग्स का जो नेम हम लिखते हैं, साइंटिफिक नेम, वो है होमो सैपियंस। और स्पीसीज में आप ये कहेंगे सभी ह्यूमन बींग्स,
जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। फिर बारी आती है जीनस की। तो ह्यूमन बींग्स का जो जीनस है वो है होमो। उसके बाद फैमिली तो होमिनिड्स है, ऑर्डर इसका प्राइमेट्स है, क्लास मैमल्स है, फाइलम कॉर्डेटा, किंगडम एनिमल्स। देखिए यहाँ थोड़ा सा और मैं आपको इसको क्लासिफाई करूँ ह्यूमन बींग्स के, ये जो हमने ग्रुपिंग की है, इसमें जैसे किंगडम से शुरुआत करते हैं तो देखिए किंगडम्स ये एनिमल्स में आते हैं, ह्यूमन बींग्स एनिमल के किंगडम में आते हैं, ठीक है। एनिमल्स और प्लांट किंगडम जैसे आप लिखते हैं, हम 5 किंगडम जो पढ़ते हैं तो उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, तो ह्यूमन बींग्स एनिमेलिया की कैटेगरी में यानी एनिमल्स में आते हैं। फाइलम की बात करते हैं तो फाइलम में मतलब जो कॉर्डेटा की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर किया जाता है, यानी कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स, प्रेजेंट है तो कॉर्डेट, नहीं प्रेजेंट है तो नॉन कॉर्डेट। तो वो कैटेगरी किसमें आ जाती है ह्यूमन बींग्स की, कॉर्डेट्स, क्योंकि जो कॉर्डेटा है, आप स्पाइनल कॉर्ड देख लीजिए, जो बैकबोन हमारे है वो इसमें कॉर्डेट की कैटेगरी में आ गए। क्लास की अगर बात करते हैं तो आप सभी को पता है कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो यंग वंस को जन्म देते हैं, कुछ अंडे देते हैं और कुछ में मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। तो ह्यूमन बींग्स जो हैं आप सभी को पता है यंग वंस यानी बच्चों को जन्म देते हैं, उनमें मेमोरी ग्लैंड्स लेडीज़ यानी फीमेल में प्रेजेंट होती है, जो बच्चों को दूध पिलाने के लिए मिल्क सेक्रेट करता है, और बॉडी पे हेयर भी प्रेजेंट होते हैं। तो ह्यूमन बींग्स इस तरह से मैमल्स की कैटेगरी, तो ये मैमल की कैटेगरी है। ऑर्डर की बात करें तो ह्यूमन बींग्स प्राइमेट्स कैटेगरी में आते हैं। ऐसे ही फैमिली है, जीनस है, वो सारे के सारे आपको डिस्कशन करके बताए हुए हैं। हम और भी अगले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी वीडियो का टाइम जैसे थोड़ा बहुत 35 से मिनट ऊपर हो चुका है, हम इस टॉपिक को और आगे डिस्कस करेंगे और हम इसको दोबारा लेंगे, शुरुआत से नहीं, लेकिन इसमें थोड़े एग्जाम्पल्स और समझेंगे टू क्लियरिफाई दैट। ओके, थैंक यू।